Hello. Today our topic is solution of the linear differential equation. Solution of the linear differential equation of higher order with constant coefficient. With constant coefficient. First we write the general equation of the linear differential equation of with constant coefficient. dn by dx raised to power n a naught dn minus 1 by dx raised to power n minus 1 a1 dn minus 2 by dx raised to power n minus 2 to an y is equal to q. This is the general equation of the linear differential equation of nth order where a naught, a1, a and b any arbitrary constant. Clear? Here, if q is equal to 0, if q is equal to 0, then this differential equation is said to be the homogeneous linear differential equation. That is dn by dx raised to power n plus a naught dn minus 1 by dx raised to power n minus 1 a1 dn minus 2 by dx raised to power n minus 2 an y is equal to 0. This differential equation is called the homogeneous linear differential equation. If q is not equal to 0, then differential equation is called a non-homogeneous linear differential equation. That is, q is the function of the variable x or any constant. Clear? Now, solution of the homogeneous differential equation. Solution of linear homogeneous solution of the linear homogeneous differential equation of nth order with constant coefficient is y is equal to CL. CL means complementary function. Complementary function. If q is equal to 0. Second is solution of linear non-homogeneous differential equation of nth order with constant coefficient is y is equal to CA plus PI. CA means complementary function, PI is called a particular integral. यदि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास होमोजीनियस होता है मींस q की वैल्यू 0 होती है, राइट हैंड साइड में 0 होता है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? ओनली y इज इक्वल टू CA पे अकेला निकालना पड़ेगा. और यदि आपके पास नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, दैट इज q की वैल्यू कुछ भी हो, फंक्शन ऑफ द वेरिएबल x और एनी कांस्टेंट, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? CA भी निकालना पड़ेगा, साथ में PI भी निकालना पड़ेगा. ठीक है. फर्स्ट वी फाइंड द CR. CA फाइंड करने के लिए हम वर्किंग मेथड देखते हैं. CA के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को डी ऑपरेटर के फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा. तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को डी ऑपरेटर के फॉर्म में लिख लेंगे. तो हमने माना लेट dy dx is equal to d d2y by dx square is equal to d square
सिमिलरली डी एन वाई बाई डी एक्स रेस टू पावर एन इज इक्वल टू डी रेस टू पावर एन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने डी ऑपरेटर में चेंज कर दिया। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसको डी ऑपरेटर के फॉर्म में अरेंज करेंगे, क्या आएगा, डी एन वाई प्लस ए नॉट डी एन माइनस वन वाई, सभी में वाई को हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, डी एन ए नॉट डी एन माइनस वन प्लस ए वन डी एन माइनस टू प्लस ए टू up to a n y is equal to q. Given differential equation arrange this form d operator. given differential equation आपको या तो d operator के फॉर्म में दिया रहेगा या डेरिवेटिव के फॉर्म में दिया रहेगा। तो given differential equation को हमने d operator के फॉर्म में चेंज कर लिया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, auxiliary equation। Now find auxiliary equation। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए करना हमको कुछ भी नहीं, डी को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एम से, लेकिन हमको लिखना नहीं है कि डी इज रिप्लेस बाई एम। डायरेक्टली ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या जाएगी, डी को हमने एम से रिप्लेस कर दिया, क्या हो गया आपके पास, एम रेस टू पावर एन प्लस ए नॉट एम रेस टू पावर एन माइनस वन प्लस ए वन एम रेस टू पावर एन माइनस टू अप टू ए एन इज इक्वल टू 0। जो फंक्शन ऑफ डी था, फंक्शन ऑफ डी में हमने डी को एम से रिप्लेस कर दिया, इज इक्वल टू 0 आ गया। दिस इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम एम की वैल्यू फाइंड करेंगे। एम की वैल्यू डिपेंड करेगा कि आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर का, ऑर्डर 3 का हुआ तो एम की 3 वैल्यू मिलेंगी, ऑर्डर 4 का हुआ तो एम की 4 वैल्यू मिलेंगी, ऑर्डर 2 का हुआ तो एम की 2 वैल्यू मिलेंगी। एम की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम CF को अरेंज करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कितने केस हैं, 3 केस हैं। केस नंबर 1, m की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, CF को अरेंज करेंगे। केस नंबर 1A, इफ ऑल रूट्स ऑफ m, if all roots of m is rational and distinct, क्या बोल रहे हैं कि m के जो रूट्स निकाल रहे हैं ये रेशनल हो और साथ में क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो। तो हम लेके चल रहे हैं कि हमारे पास m के 3 रूट्स मान लिए, कौन से आ गए, m1 मान लिया, दूसरा m2 मान लिया और तीसरा m3 मान लिया। तीनों रूट्स होंगे हमारे पास डिस्टिंक्ट हो गए। तो इसका जो CF है हम किस फॉर्म में अरेंज करेंगे, C1 e to the power m1x, C2 e to the power m2x plus C3 e to the power m3x। दिस इज अवर CF हो गया। इसी में 1 में हमारे पास सेकंड केस आता है, केस 1B, इफ ऑल रूट्स ऑफ m is rational but any two roots or more, any two or more equal, कि क्या आ गया हमारे पास, इसमें जो रूट्स है आपके पास रेशनल हो लेकिन उसमें से 2 या 2 से अधिक रूट्स क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम मान के चले m के क्या रूट्स मान लिए हमने, पहला मान लिया m1, दूसरा मान लिया m1 और तीसरा मान लिया हमने m3। 2 रूट्स हमने सेम मान लिए m1 एंड m1। देन CF अरेंज दिस फॉर्म। C1 के लिए आपके पास दोनों रूट्स सेम है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक ही साथ एक ही ब्रैकेट में लिखना है। तो C1 प्लस C2x इंटू e टू दी पावर m1x प्लस C3 e टू दी पावर m3x। क्योंकि ये डिस्टिंक्ट रूट्स था तो इसको सिंगल लिख दिया और ये दोनों रूट सेम थे तो हमने एक ही ब्रैकेट में e टू दी पावर m1x के साथ लिख दिया है। यदि इसी टाइप से हम 3 रूट सेम होते हैं, ये m की वैल्यू हमने ले ली m1 हो गई, दूसरी भी m1 हो गई और तीसरी भी m1 हो गई और चौथी मान के चले हमने m4 हो गई। तो 3 रूट्स आपके पास सेम है, चौथा रूट्स आपके पास क्या है, अलग है। तो क्या हो गया था, हमने m1, दूसरा m1, तीसरा m1 और चौथा हमने लिख लिया m4, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितना आ जाएगा CF, आपके पास 3 रूट सेम है,
तीन रूट से सेम है तो तीनों को एक ही ब्रैकेट में हमको लिखना पड़ेगा। तो c1 प्लस c2x प्लस c3 एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर m1 x प्लस ये डिस्टिंक्ट था c4 ई टू दी पावर m4 x। सिमिलरली इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ा सकते हैं, x की पावर 1, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 अप टू सो ऑन। डिपेंड करेगा कि आपके पास रूट्स कैसे हैं, ठीक है। इक्वल है तो आप इसको कंटिन्यूटी में हम बढ़ा सकते हैं, ठीक। केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। केस नंबर सेकंड में क्या आ गया कि इफ एनी टू रूट्स of n are irrational number, इरेशनल नंबर क्या होंगे हमारे पास, अंडर रूट वाले जो नंबर रेशनल ना हो उसको हमने बोल दिया इरेशनल नंबर। पहचानने का तरीका, जो अंडर रूट वाले नंबर है उनको हमने क्या बोल दिया, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर हमेशा किसके फॉर्म में आएंगे, पेयर के फॉर्म में आएंगे। तो हमने मान के चलेगी जो दो रूट्स आ रहे हैं आपके पास, एक आ रहा है अल्फा प्लस रूट बीटा, दूसरा क्या आ जाएगा अल्फा माइनस रूट बीटा। इरेशनल रूट्स हमेशा पेयर के फॉर्म में आएंगे, एक आएगा अल्फा प्लस रूट बीटा तो दूसरा क्या आएगा अल्फा माइनस रूट बीटा। इसको हम सीएफ के फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास रेशनल वाला पार्ट हो रहा है और ये इरेशनल वाला पार्ट हो रहा है। रेशनल वाले पार्ट को हम एक्सपोनेंशियल ई टू दी पावर के फॉर्म में लिखते हैं। तो सी के अकॉर्डिंग सीएफ क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर अल्फा एक्स, रेशनल पार्ट हो गया। यहाँ पे आपके पास बीटा की दो वैल्यू में प्लस माइनस, क्या लिख दूं मैं इसको, c1 cos हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स। क्लियर, ये आपका सीएफ हो गया। केस नंबर थर्ड के बारे में हम बात करें। केस नंबर थर्ड क्या गया, इफ एनी टू रूट्स ऑफ n आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमेशा पेयर के फॉर्म में होते हैं। वो क्या होंगी, अल्फा प्लस आर माइनस आई बीटा। जिसमें आई दिख गया उसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया, जिसमें अंडर रूट है उसको हमने क्या बोल दिया, इरेशनल। यदि कॉम्प्लेक्स नहीं है, इरेशनल नहीं है तो सारे रूट्स क्या होंगे आपके पास, रेशनल रूट्स होंगे। जिसमें भी आपके पास रेशनल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है। वैसे ये रियल और इमेजिनरी बोलते हैं इसको, लेकिन हम रेशनल के बारे में बात कर रहे हैं तो रेशनल और इरेशनल पार्ट हो गया, ये रेशनल और इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास सीएफ क्या जाएगा, ई टू दी पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। ये आपके पास सीएफ हो गया। क्लियर, हमारे पास तीन केस हैं अकॉर्डिंग द रूट्स ऑफ m। केस नंबर 1 क्या था, आपके पास सारे रूट्स क्या हो, रेशनल हो या कुछ दो रूट्स तीन रूट रेशनल हो और साथ में डिस्टिंक्ट हो, तो उसको ई टू दी पावर के फॉर्म में लिखेंगे। यदि रूट्स इक्वल हो गए तो हमको उनको एक ही ब्रैकेट में लिखना है। दो रूट्स इक्वल हुए c1 प्लस c2 एक्स ई टू दी पावर m1 एक्स प्लस तीसरा रूट सिंगल था तो हमने सिंगल लिख दिया। अकॉर्डिंग आपके पास तीन रूट्स इक्वल ले लिए थे। यहाँ पे हम केस नंबर सेकंड में हम बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसमें दो रूट्स आर इरेशनल। इरेशनल क्या हो, जिसमें अंडर रूट वो हो गया हमारे पास इरेशनल रूट्स हो गया। तो अल्फा प्लस आर माइनस रूट बीटा के फॉर्म में जाएगा। तो कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स आ गया। कॉम्प्लेक्स रूट आता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। इसका हम एग्जांपल लेके देख सकते हैं। ये एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल में मैंने m की वैल्यू ले ली 1 2 2 प्लस आर माइनस 3i। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 और 2 आपके पास क्या है, रेशनल है। 2 प्लस आर माइनस 3i, आई जैसे दिखा तो ये कौन सा रूट्स हो गया हमारे पास, कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गया। कॉम्प्लेक्स रूट्स है तो इसको हम किसको केस नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। यहाँ पे 1 और 2 ना ही कॉम्प्लेक्स है ना ही इरेशनल है, तो कौन से रूट्स हुए आपके पास, रेशनल रूट्स हुए। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अरेंज कर दूं इसको तो क्या आएगा, सी एफ इज इक्वल टू
कितने आपके पास रूट्स है? 4 रूट्स है, तो आपको कितने कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी? 4 कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। तो पहला कांस्टेंट c1 e टू द पावर 1x प्लस c2 e टू द पावर 2x, ये आपके पास रेशनल थे। तीसरा रूट्स जो आपके पास है, तीसरा और चौथा रूट्स जो है आपके पास कौन से हैं? कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है e टू द पावर 2x c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x। क्लियर? थैंक यू।